हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जितने बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज का थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। एक्चुअली शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आने वाली है, हर किसी को पता चल चुका है। बहुत सारे चैनल में ये वीडियो भी आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ स्टूडेंट है इतनी ज्यादा परेशान है। आप लोग के मैसेजेस को देखते हुए मुझे ये वीडियो बनाना ही पड़ा, ये जानते हुए कि ऑलरेडी इसके वीडियोस बन रखे हैं और आप लोग तक सारी जानकारियां भी पहुंच चुकी होगी। कुछ मैसेजेस लाइक कि मैडम हमने इंजीनियरिंग किया हुआ है लेकिन हम इच्छुक हैं कि हम भी शिक्षक भर्ती के एग्जाम दें, तो क्या हम दे सकते हैं, ऐसे ऐसे कुछ प्रश्न है, ठीक है। या फिर हम वर्ग 2 को दे सकते हैं या वर्ग 3 के लिए एग्जाम दे सकते हैं, ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं। अच्छा, अपने को पता है क्या कि वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में क्या कंफ्यूजन होता है, या ये बोल दूं कि क्या होता क्या है। ये वर्ग 1 का एग्जाम कौन दे सकता है, वर्ग 2 का कौन दे सकता है, वर्ग 3 का कौन दे सकता है, या ये मैं बोलूं कि आपको क्या अंतर पता है, वर्ग 1 क्या होता है, वर्ग 2 क्या होता है, वर्ग 3 क्या होता है। तो पता ही होगा अगर आप शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो, है ना। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे बच्चे कि वर्ग 1 मतलब होता है, इसमें अगर आप इस लेवल पर जाते हैं एज ए टीचर तो आपको क्लास 9th से लेकर के 12th तक के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। पहली बात तो ये हमारी क्लियर हो गई कि अगर आप वर्ग 1 के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल आपको 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाना रहेगा, और एनी हाउ आपके पास मास्टर की डिग्री चाहिए ही चाहिए। इसी को आप पीजीटी के नाम से भी जानते हैं क्या, है ना। तो ये भी आप क्लियर रख लेंगे। इसके साथ साथ मास्टर की डिग्री के साथ साथ बीएड तो एकदम है कि बीएड जिसके पास है, मास्टर की डिग्री जिसके पास है, वो बिल्कुल इसके फॉर्म के लिए एलिजिबल है। आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टेट तो होना ही चाहिए, टेट जिसको आप टीटी के नाम से जानते हैं, है ना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये भी एकदम जरूरी है कि आपके पास इसका भी होना चाहिए। तो ये तो एक मोटा मोटा बात रहा, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, मैं ये मान करके चल रही हूं। अब वर्ग 2 की बात कर ले तो वर्ग 2 में कौन आते हैं बेटा, तो ऐसे टीचर जो कक्षा 6वीं से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, वे टीचर आ जाते हैं आपके कहां पर, वर्ग 2 में। वर्ग 3 में क्लास 1 से लेकर के 5th तक के, है ना, 5वीं तक के बच्चों को जो टीचर पढ़ाएंगे वो आ जाते हैं आपके वर्ग 3 की श्रेणी में। तो ये चीजें क्या हमारी क्लियर हो गई हैं। वर्ग 1 के लिए मैंने क्लियर कर दिया भाई, बीएड चाहिए ही चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए प्लस मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। वर्ग 2 के लिए भी आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है, और इसके साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। खैर डीप में बहुत ज्यादा भी नहीं जाऊंगी, अभी जो मेन फोकस है, जो अभी शिक्षक भर्ती का एग्जाम आया हुआ है उसके सिलेबस को लेकर के मेरे को आपके साथ चर्चा करना है, और साथ साथ जो एलिजिबिलिटी है जिसको लेकर आपको कंफ्यूजन है बच्चे, उसके बारे में हमको क्लियर करना है चीजों को, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आप सभी जान रहे हैं कि हमारे माननीय जो शिक्षक मंत्री जी हैं उन्होंने ऐलान किया भाई कि शिक्षक भर्ती का क्या आने वाला है, पोस्ट आने वाला है, वैकेंसी आने वाला है। ये चीज अपने को क्या क्लियर हो गई है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो क्या चीज बच गया है जो आपको क्लियर नहीं है। हमारे माननीय शिक्षक मंत्री जी ने अपने भाषण के बीच में एक शब्द का प्रयोग किया था। कौन से शब्द का प्रयोग किया था बेटा, तो वो है आपका विषयवार। विषयवार शब्द का इन्होंने प्रयोग कर दिया, और बस ये एक ही शब्द है जो परेशान कर रहा है किसको, विद्यार्थियों को, कि शिक्षक मंत्री ने कह दिया कि इस बार जो शिक्षक भर्ती होगी वो विषयवार होगी। अब एक बात मैं बताऊं, ये विषयवार शब्द है ना, इसका जो टेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ग 2 वाले को लेने की जरूरत है। किसको लेने की जरूरत है बेटा, वर्ग 2 वाले को लेने की जरूरत है। ये चीज आप अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक है। अब वर्ग 2 वाले के लिए ही पहले मैं बता दूं कि विषयवार का मतलब ये होता है बेटा कि जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से उनको अपने साइंस का तैयारी करना है, आर्ट वाले को अपने आर्ट का तैयारी करना है। लेकिन इस कंफ्यूजन में आप ना रहे, मैं ऐसा सजेस्ट आपको करना चाहूंगी, क्योंकि पता नहीं भविष्य में क्या होने वाले, नोटिफिकेशन जब तक नहीं आया तब तक तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि आप हर सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, हर सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, ताकि बाद में जाकर आपको किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर। तो ये विषयवार वाला जो टेंशन है वो एक ही जाने को होना चाहिए, वो है वर्ग 2 वाला। उसके बाद किसी और को इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एकदम आराम से आप फॉर्म डाल सकते हैं। ये चीज क्या हमारी क्लियर हो गई है। अब बताइए मैडम जी, स्कोर की बात कर ले, स्कोर की बात कर ले, स्कोर का क्या ही बात करना है, इसमें तो एकदम सिंपल है बेटा कि स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 60% तो एनी हाई आपको चाहिए ही चाहिए। 60% स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। 60% इन सेंस आपको 90-95 प्लस जाना ही पड़ेगा। 90-95 प्लस आपको जाना पड़ेगा, तभी आप सेफ जोन है, ये आप मान करके चलिए, ठीक है। तो स्कोर का यही है कि 60% तो आपको एनी हाउ करना ही पड़ेगा। 150 नंबर का ही ना होने वाला है, तो 90 से 95 प्लस आपको जाना पड़ेगा, ठीक। अगला क्या,
किस महीने में होने वाला है? देखो हमारे शिक्षक मंत्री ने अपने भाषण में एक और शब्द का यूज किया था, एक और शब्द। देखो ये वीडियो बनाने में मेरे को इसीलिए लेट हो रहा है क्योंकि मैं खुद इसके पीछे में 2 से 3 दिन तक भगी हूं कि एक्चुअली रियलिटी क्या है। बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे थे, जो आप लोग के मैसेजेस लगातार आ रहे थे उनको देखते हुए, ठीक है, तो उसके बाद मैंने खुद इस पर सर्च किया जा करके कि क्या है कैसा है, उसके बाद ही ये जो वीडियो है वो आपके लिए लाया जा रहा है। अब जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैडम इसका एग्जाम अगर होना है तो वो कब तक हो सकता है, तो देखो हमारे शिक्षक मंत्री ने कहा कि जो एग्जाम होना है वो आपके शिक्षा सत्र में होगा। शिक्षा सत्र किसको कहते हैं बच्चे? तो शिक्षा सत्र मतलब हो गया आपका मध्य जून। मध्य जून इन सेंस आपके 15 जून की बात कर लेते हैं। हाँ, तो आप यही मान करके चलो कि 15 जून के बाद ही आपका एग्जाम होने वाला है। क्या बात क्लियर हुई? यहाँ पर शिक्षा सत्र हम उसी को ना कहते हैं, और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने ये बात क्लियरली अपने भाषण में कहा हुआ है। तो आप यही मान करके चलिए कि जून जुलाई आपका ये एग्जाम होने वाला है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। हाँ जी बिल्कुल, आचार संहिता आपका सामने है ना, एकदम आचार संहिता तो लगने ही वाला है, तो इसको लेकर तो टेंशन लो ही मत। अभी आपके 15 तारीख से आचार संहिता लग जाएगा। लोकसभा चुनाव जो कि हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा त्योहार है एक प्रकार का, है ना, तो आचार संहिता के बीच में हालांकि बहुत सारी वैकेंसीज आती है, एग्जाम्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एग्जाम नहीं होता है। तो इसका वेटेज तो एकदम आपको लेना नहीं है कि आचार संहिता लगे तो क्या एग्जाम होगा या एग्जाम नहीं होगा, मतलब ही मत रखो ना यार। आपको सिर्फ अपने प्रिपरेशन में ध्यान देना है। आप ये मान करके चलिए कि मोटा मोटा समय आपको मिल जा रहा है। तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। वे बच्चे जो प्रयोगशाला परिचारक का भी एग्जाम दे रहे हैं या वे बच्चे जो तकनीशियन का भी एग्जाम दे रहे हैं, आप ध्यान देंगे कि आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होना है बेटा कि आचार संहिता लग गई है तो हमारा एग्जाम होगा नहीं होगा, ये सब सोचना ही नहीं। आपको सिर्फ अपने प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। समझ आ गया कि आपने को चीजें? अगला बताइए। हाँ जी बिल्कुल, वही मान लीजिए जून और जुलाई बेटा आपका। ठीक, जिन्होंने बीएड किया है वो किसके किसके लिए एलिजिबल है? अभी तो मैंने बताया ना, चल इसको क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जो बच्चे बीएड कर चुके हैं वो कौन कौन से वर्ग के लिए फॉर्म डाल सकते हैं या कौन कौन से वर्ग के लिए एलिजिबल है, ये आपका सवाल है। सुनिए, जिन बच्चों ने बीएड किया हुआ है, ठीक, जिन्होंने बीएड किया हुआ है, आप वर्ग 1 में तो फॉर्म डाल ही सकते हैं। अभी तो मैंने क्लियर किया था, ये वर्ग 1 के लिए एकदम योग्य है, आप बिल्कुल इसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं, और साथ साथ आप वर्ग 2 के लिए भी डाल सकते हैं। ठीक ना, बीएड आपने अगर किया हुआ है बेटा तो आप वर्ग 1 के लिए भी फॉर्म डाल सकते हैं, वर्ग 2 के लिए भी फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन 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 बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप वर्ग 1 के लिए जा रहे हैं तो आपने पीजीटी किया हुआ होना चाहिए। पीजीटी इन सेंस आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। बात क्या समझ में आया? अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है, स्नातकोत्तर आपने किया हुआ है, प्लस आपने बीएड किया हुआ है, तो बिल्कुल आप वर्ग 1 के लिए एकदम जाकर के फॉर्म डाल सकते हैं। वर्ग 2 के लिए भी बीएड वाले बच्चे डाल सकते हैं, लेकिन यहां पर वही है कि आपने टीजीटी किया हो। ठीक है, टीजीटी अगर आपने किया हुआ है, ग्रेजुएशन लेवल का ये होता है, तब आप बिल्कुल जाकर के फॉर्म यहाँ पर डाल सकते हैं। हाँ जी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के नाम से हम इसको जानते हैं, उसको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया क्या? तो बीएड वाले बच्चे वर्ग 1 के लिए भी बिल्कुल और वर्ग 2 के लिए भी आप डाल सकते हैं। अगला, डीएड वाले बच्चे किसके किसके लिए डाल सकते हैं? हाँ जी, डीएड वाले जो बच्चे, ये भी सुन लो, अच्छा प्रश्न है, डीएड वाले बच्चे किसको किसको डाल सकते हैं? तो ध्यान रखेंगे कि जो डीएड वाले बच्चे हैं, आप बेटा वर्ग 2 के लिए फॉर्म डाल सकते हैं और वर्ग 3 के लिए भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। क्लियर, वर्ग 1 के लिए आप नहीं डाल सकते। डीएड जिन्होंने किया हुआ आप बिल्कुल वर्ग 2 के लिए फॉर्म डालिए, वर्ग 3 के लिए भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। अच्छा एक चीज बताऊं तुम लोग को, वर्ग 3 के लिए ना बम्पर भर्ती आ रहा है, समझ रहे हो ना, जो आपकी वैकेंसीज आ रही है इसमें सबसे ज्यादा जो पोस्ट आने वाला है वो आपके वर्ग 3 वाले बच्चे के लिए आने वाला है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से बेटा क्योंकि जो शिक्षा विज्ञान प्रयोगशाला वाला पोस्ट है ना, ये सारा अगर हम इंक्लूड कर देते हैं इसके अंतर्गत तो 20 से 22,000 जो पोस्ट है वो तो आपके अकेले वर्ग 3 के लिए आ रहा है, समझ रहे हो। विज्ञान प्रयोगशाला का भी इसी के अंतर्गत वर्ग 3 के अंतर्गत वैकेंसी आ रही है, इसी के अंतर्गत शिक्षा भर्ती के अंतर्गत, है ना। तो इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं ना तो 20 से 22,000 जैसे कि मैंने आपको बताया, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर वैकेंसी आ रहा है। तो अच्छा सा वर्ग 3 के लिए आप अप्लाई कीजिए, अच्छा खासा पोस्ट रहने वाला है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। डीएलएड वाले एकदम देखिए, जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं अब, ठीक है, जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं तो उनको बता दूं कि बेटा आप वर्ग 3 के लिए तो योग्य हो ही,
आप वर्ग 3 के लिए योग्य हैं ही, आप बिल्कुल वर्ग 3 के लिए फॉर्म डाल सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है। अब समझना इस बात को, अगर मान लीजिए आपने एग्जाम दिया और मान करके चलो वर्ग 2 में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो इसके बाद टेंशन वाली कोई चीज ही नहीं है। अगर वर्ग 2 में आपका हो जाता है तो उसके बाद आपको सिर्फ एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ब्रिज कोर्स अभी इससे पहले जो हमारी सरकार थी वहां पर तो ब्रिज कोर्स करना अलाउड था यार, ठीक है। अब इस बार नोटिफिकेशन के माध्यम से चीजें पता होगी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा ये चीज अपन क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले बार जो हमारी सरकार थी उन्होंने इसका परमिशन दिया था कि अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो आप ब्रिज कोर्स कर सकते हैं। अब इस बार की सरकार क्या बोल रही है वो नोटिफिकेशन आउट होने के बाद पता चलेगा, लेकिन एक चीज आप श्योर रखेंगे कि वर्ग 3 के लिए आप एलिजिबल हैं, बिल्कुल आप जाकर के फॉर्म यहाँ पर डाल सकते हैं। हाँ जी, 45% वाला क्राइटेरिया अपने को भी देखने के लिए मिला है कि अगर आप वर्ग 2 में जा रहे हैं तो 45% के साथ आपका स्नातक होना चाहिए, ठीक। बीएड वाले वर्ग 3 में नहीं डाल सकते, हाँ भाई एकदम आप इस चीज को समझ लो कि जो बच्चे बीएड किए हुए हैं तो यार वर्ग 1 में दो, वर्ग 2 में दो, वर्ग 3 में झांकने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। बीएड वाले बच्चे वर्ग 3 में एकदम, क्यों आप जबरदस्ती का असमंजस में रहना चाहते हैं कि हम फॉर्म डाल सकते हैं या हम फॉर्म नहीं डाल सकते, क्यों करना ही क्यों है आपको ऐसा, ठीक है। तो समझेंगे कि जो बच्चे बीएड किए हुए बेटा आप वर्ग 1 वर्ग 2 तक सीमित रहिए, वर्ग 3 में जबरदस्ती जाने की आपको जरूरत नहीं है। चीजें क्या यहां तक हमारी क्लियर हो गई? नहीं, वर्ग 1 में वर्ग 2 में आप एकदम डाल सकते हो। बताइए तो मैं, वर्ग 1 के लिए आपका पीजीटी कंपलसरी होना ही चाहिए और टीईटी तो होनी ही चाहिए, आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो होना ही चाहिए आपका, ठीक है। यहाँ पर मार्क भी दिया हुआ है कि इतने % के साथ आपने क्लियर किया हो तब आप डाल सकते हैं बोल करके। अच्छा, एक और बात समझना, अभी जो मैंने आपको बताया वर्ग 3 के लिए कि जो आपका विज्ञान प्रयोगशाला का पोस्ट आ रहा है, अभी मैंने क्लियर किया था ये चीज, तो इसको आप ध्यान देंगे कि विज्ञान प्रयोगशाला का जो पद आ रहा है इसमें हर कोई फॉर्म डाल सकता है। हर कोई का मतलब समझ आया? हर कोई का मतलब ये है कि इसके लिए कोई डिप्लोमा आपको नहीं चाहिए कि आपने बीएड किया हो, आपने डीएड किया हो या आपने डीएलएड किया हो, ऐसा कोई यहाँ पर नियम नहीं बताया गया है कि ये सब जो किया है वही बच्चा विज्ञान प्रयोगशाला के लिए डाल सकता है, जो कि वर्ग 3 के अंतर्गत ही आ रहा है ना, क्लियर कर दूं मैं। तो फिर कौन डाल सकता है मैडम जी, जल्दी से बताइए, एकदम एक्साइटमेंट के साथ पूछो तुम लोग, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं वो हर एक बच्चा जो 12th साइंस बैकग्राउंड से क्लियर किया है, साइंस बैकग्राउंड इन सेंस अगर आपने बायो से क्लियर किया है या आपने मैथ से क्लियर किया हुआ है तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म डाल सकते हैं। क्या बात समझ में आया? आ गया ना? हाँ, तो बस वही है, विज्ञान प्रयोगशाला का अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो अगर आपने 12th जो है साइंस बैकग्राउंड से बायो या मैथ्स के साथ क्लियर किया हुआ है तो बिल्कुल आप जाइए और शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के अंतर्गत जो विज्ञान प्रयोगशाला का पद आने वाला है उसके लिए आप बिल्कुल फॉर्म डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक। क्या तो ये मजे वाला बात हो गया। तो जिन्होंने बीएड डीएड नहीं किया उनके लिए तो एकदम ज्यादा ही मजा वाला चीज हो गया। हाँ, जा रही हूँ मैं आप ही लोग की तरफ जा रही हूँ कि वे बच्चे जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है वो किसके साथ जाएंगे, तो आप जाएंगे वर्ग 2 के साथ। वर्ग 2 के लिए आप फॉर्म डाल सकते हैं बेटा, मैथ्स बैकग्राउंड से आप डालेंगे, गणित के लिए डालेंगे, कोई इसमें टेंशन वाला तो चीज है ही नहीं है एकदम। वर्ग 2 के अंतर्गत गणित के लिए आप फॉर्म डाल सकते हैं, वे समस्त बच्चे जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है और आप इच्छुक है कि हम शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म डालें तो एकदम आप जाकर के उसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्या अब बताओ, अब कोई दिक्कत? अच्छा, एक और चीज समझो, इसी के अंतर्गत एक और बात मैं आपको बता दूं, आयु सीमा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो हमने बात कर लिया कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, योग्यता क्या चाहिए, कौन कौन फॉर्म डाल सकते हैं, कौन कौन फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, इन सभी चीजों पर हमारी बात हो चुकी है भाई, है ना। किसने पीजीटी किया हो, किसने टीजीटी किया हो, सी टेट कहां पर जरूरी है, टेट कहां पर जरूरी है, सारी बातों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। थोड़ा सा आयु पर मैं चर्चा करूंगी। तो अगर आयु की बात कर लेते हैं बच्चे, तो कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 35 वर्ष चाहिए। ये आपके पुरुष और महिला वर्ग के लिए है। जनरल वर्ग की मैं अगर बात कर लूं तो समस्त महिला और समस्त पुरुष जो कम से कम 21 साल के हैं और ज्यादा से ज्यादा 35 ईयर के हैं वो इसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी का था, ठीक। महिलाओं के लिए आप जानते हैं क्या कि महिलाओं के लिए 10% आरक्षण का यहाँ पर प्रावधान किया गया। सॉरी, 10% आरक्षण नहीं बोलना चाहिए, आयु में 10% छूट बोलना चाहिए। 10% छूट इन सेंस आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका जो एज है, अगर आप महिला हैं तो 35 से आप 45 वर्ष आप बढ़ा लीजिए और 45 वर्ष तक आप फॉर्म डाल सकते हैं भाई।
क्या चीज क्लियर हुई? कम से कम 21 साल, ज्यादा से ज्यादा 35 साल चाहिए। लेकिन महिला वर्ग के लिए यहाँ पर प्रावधान है कि आप 10 साल आपके आयु में छूट रखा गया है, मतलब आप 35 के हैं तो 45 साल तक आप इसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं। अब इसमें भी एक मजे की बात बता रही हूँ आपको, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, जो अभी बनी हुई है भाजपा की सरकार है ना, उन्होंने ये ऐलान किया है, एकदम राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है, न्यूज में आ चुका है, समाचार पत्र में आ चुका है। क्या आ चुका है मैडम जी? तो आया ये है बेटा कि वे लोग, ठीक है, जो कि वे लोग नहीं बोलना चाहिए, वे अभ्यर्थी बोलना चाहिए जो किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके आयु में 5 वर्ष की छूट रखी जाएगी। 5 वर्ष की छूट रखी जाएगी और कब तक? 2028 तक। ये उन्होंने ऐलान कर दिया है भाई, ठीक है ना, और राजपत्र में भी प्रकाशित हो चुका है। इसका मतलब नहीं समझ आया? इसका मतलब ये है कि चाहे आप जनरल कैटेगरी से भी हैं तब भी आपके लिए 5 साल की छूट है। 5 साल इनसेज अगर 35 ईयर है ये, तो आप 40 साल तक के लोग भी यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। मतलब बिल्कुल दौड़ में शामिल होने के लिए आप एकदम तैयार हैं, ठीक है। और कब तक के लिए? 2028 तक के लिए ये फिक्स्ड कर दिया गया है। आया क्या समझ में? अभी हमारी छत्तीसगढ़ की जो सरकार बनी ना, उन्होंने ये चीज क्लियर किया है कि कोई भी के लिए 5 साल की छूट है। कब तक के लिए बेटा? 2028 के लिए। अब बोलो, कोई समस्या? तो मेरे को नहीं लग रहा है कि इसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या होना चाहिए, ठीक है। चीजें आपको एकदम क्लियर हो चुकी हैं कि कौन कौन फॉर्म डाल सकते हैं, किधर किधर डाल सकते हैं, वर्ग 1 में कौन कौन डाल सकता है, वर्ग 2 में कौन कौन डाल सकता है, वर्ग 3 में कौन कौन डाल सकता है, ये भी हमने क्लियर कर लिया है। तो आप एकदम फॉर्म डाल सकते हैं। वर्ग 3 के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए वो भी हमने बता दिया आपको। वर्ग 2 के लिए कौन चाहिए और वर्ग 1 के लिए क्या चाहिए ये भी हमने बात कर लिया है, ठीक ना। डीएलएड वाले भी, हाँ, आप बिल्कुल आप वर्ग 3 के लिए एलिजिबल हैं, आप जाकर के एकदम डाल सकते हैं। इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी वर्ग 2 के लिए डाल सकते हैं, आप गणित विषय के साथ जाइए। कोई सुनिए, विषयवार का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाती हूँ। अगर आप ले मान लीजिए आर्ट में भी बोल दें तो आपने पॉलिटिकल साइंस से पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, अब वैकेंसी आ गया रसायन का, तो आप बोलेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन तो मैंने किया हुआ है, हाँ, तो आप रसायन वाले में फॉर्म डाल दें। ऐसा नहीं होगा, आपका जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट के साथ ही आप फॉर्म डालेंगे। अगर वैकेंसी आई हुई है आर्ट के लिए, हिस्ट्री के टीचर के लिए आई हुई है, तो आप उसके लिए डाल सकते हो। ये नहीं कि केमिस्ट्री के लिए आया हुआ है तो आर्ट वाले भी जाकर के डाल दिए, या आर्ट के लिए आया तो केमिस्ट्री वाले भी आकर डाल दिए, ऐसा नहीं। अपने अपने सब्जेक्ट के साथ ही आप जा सकते हैं और वहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब इसका ये होता है, ठीक। तो ये चीज हमारी क्या क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा सिलेबस पर मैं चर्चा कर लेती हूं ताकि जिन लोगों को नहीं पता उनको भी चीजें क्लियर हो जाए और आराम से आप चीजों को समझ सके। देखेंगे कि शिक्षक भर्ती के लिए जो सिलेबस है वो किस प्रकार से रखा गया है, ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर बाल विकास की अगर मैं बात कर लूं तो ये तो वेटेज रखे गए यार, है ना, क्योंकि शिक्षक भर्ती का एग्जाम है। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 नंबर का आ रहा है। हिंदी की बात कर ले तो हिंदी आपका 25 नंबर का है, और ध्यान रखेंगे इसमें हिंदी प्लस हिंदी पेडोलॉजी भी मिक्स्ड है ना, दोनों इंक्लूड है, और दोनों को मिलाकर आपके 25 नंबर के प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं। इंग्लिश का भी 25 नंबर सेम है, पेडोलॉजी भी इसमें मिक्स होगा आपका। गणित और विज्ञान का भी सेम क्राइटेरिया यहाँ पे। सामाजिक अध्ययन की बात करें तो ये भी आपका 20 नंबर का आ रहा है। कंप्यूटर एड है, कंप्यूटर संबंधी जो ज्ञान है वो भी आपके 10 नंबर का आ रहा है, और सामान्य ज्ञान आपका आ रहा है 10 नंबर का। बात क्या समझ आया? मोटा मोटा तौर पर आप ये समझ लो कि आपको सब कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है वाली चीज ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको हर चीज पढ़ना है, आपको हिंदी पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है, गणित विज्ञान पढ़ना है, सामाजिक अध्ययन पढ़ना है, मतलब ज्योग्राफी वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन, सारा कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा। पर्यावरण भी आपको पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आया क्या समझ में? एक्स्ट्रा में क्या आ जाता है? तो एक्स्ट्रा में आ जाता है बेटा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जो कि 30 नंबर का बन रहा है, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आया क्या बात आपको समझ में? अब बाल विकास के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है, या हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है, तो ये भी बहुत डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप एकदम आराम से देख सकते हैं। इसका सिलेबस एकदम क्लियर किया हुआ है कि सबसे पहले इकाई 1 जिसमें आपके बच्चे के विकास के बारे में पढ़ना है। बच्चे का विकास मतलब विकास की अवधारणा क्या है, उसको कैसे सिखाना है, वातावरण से उसका क्या प्रभाव पड़ता है, अड़ोसी पड़ोसी से उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी भाषा विभिन्नता, कोई कोई भाषा कोई कोई बच्चे तुतलाते हैं, कोई कोई बच्चे नहीं तुतलाते हैं, तो ये भिन्नता का रीजन क्या होता है, इसको कैसे आप दूर कर सकते हैं, किसी बच्चे को समझाने का तरीका क्या होना चाहिए, मारपीट कर समझाना चाहिए या सॉफ्टवेयर में भी आप समझा सकते हो, ये एक टॉपिक है। इसी के अंतर्गत दूसरी इकाई में आप पहुंचोगे तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझाना। कुछ बच्चे देखो मैच्योर होते हैं, कुछ बच्चे मैच्योर नहीं होते, तो दोनों को समझाने का तरीका अलग अलग होता है। जो बच्चे मान लो एकदम कैचिंग पावर स्ट्रांग है वो एक ही बार में समझ लेगा, लेकिन कुछ बच्चे एकदम धीरे से समझते हैं ना चीजों को, उनको 3 से 4 बार 5 बार 6 बार जब आप चीजों को सिखाओगे तब उस बच्चे को चीजें समझ में आएंगी। तो यही चीज यहाँ पर क्लियर किया गया है जो आपको समझना है, ठीक है।
तो ये चीज है। इकाई 2 के अंतर्गत हमको इसके बारे में पढ़ना है। इकाई 3 में सीखना एवं शिक्षा शास्त्र बताया गया है, फिर वही वाला है बाल विकास के अंतर्गत इकाई 3 भी हमको पढ़ना रहेगा। तो बस बाल विकास के अंतर्गत 3 इकाई है, टॉपिक बहुत सारे हैं पर इकाई 3 है जो अपने को पढ़ना रहेगा। हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में भी सेम टॉपिक है। इकाई 1 में आपको वर्ण विचार पढ़ना पड़ेगा, और वर्ण विचार मतलब आप समझते हो बेटा, स्वर व्यंजन वाला चीज हो गया आपका, अक्षर हो गया, वर्तनी हो गया, लिंग वचन काल, ये सारा कुछ आपका आ जाता है। दूसरे नंबर पर वर्ण विचार के बाद हम सीधे आ जाएंगे शब्द विचार की तरफ। अब शब्द विचार में अपन क्या पढ़ते हैं, तो शब्द विचार में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें हमको तत्सम शब्द पढ़ना होता है, तद्भव शब्द पढ़ना होता है, देशज हो गया आपका, विदेशज हो गया, इसी के अंतर्गत उपसर्ग प्रत्यय, ये कुछ हमको शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ने होते हैं। तीसरे नंबर पर बात करें तो पद एवं पद के भेद, मतलब संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, आपके सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, आपके विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा कुछ जो अपन नॉर्मली पढ़ते हैं ये सारा कुछ हमको हिंदी में पढ़ना है। वाक्य परिचय के अंतर्गत वाक्य के अंग आपको पढ़ने हैं, इसके भेद पढ़ने हैं, विराम चिन्ह, रचना, मुहावरा, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश तो आता ही आता है। भाषा कौशलों का अध्ययन मतलब श्रवण, वाचन, लेखन, पठन कौशल, ये आपको हिंदी के अंतर्गत पढ़ना रहेगा, जो कि आपका हमने देख लिया। ठीक है, सेम है आपका इंग्लिश के अंतर्गत पूरे कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन हो गया आपका। तो एक कुछ आपको मैं पेडोलॉजी भी इसमें इंक्लूड है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पीडीएफ आपको डाल दिया जाएगा, आप देख लेंगे। गणित और विज्ञान के अंतर्गत सारे टॉपिक्स हैं आपके जो आपको पढ़ना रहेगा, जो जो टॉपिक्स आप पढ़ते हैं वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिसके अंतर्गत पहले वाले में तो सीखना और सिखाना आ जाएगा। सीखना और सिखाना इन सेंस इसमें थोड़ा सा कुछ अलग चीज हो जाता है, जिसको आप पेडोलॉजी का हिस्सा एक मान सकते हैं, तो ये तो आपको पढ़ाई दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको जो मेन है मैथ्स के अंतर्गत जो जो टॉपिक्स आपके आते हैं वो सारा कुछ हमको इसमें पढ़ना होगा, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, समय, दूरी, चाल, ठीक है, आपका ज्योमेट्री, ये सारी चीजें आपकी इसके अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको बायो भी पढ़ना है ना, उसके बाद आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, उसके बाद आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है। ठीक, तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो एकदम डैम पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, फिर आ जाते हैं हम सामाजिक अध्ययन। आपको मैं क्लियर करूं कि एक्चुअली आपको पढ़ना क्या क्या है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना होता है बेटा, तो भारत का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा, भारत का ज्योग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, भारत का संविधान आपको पढ़ना पड़ेगा, संविधान के अंतर्गत सारा कुछ आ जाता है आपका, राइट। उसका जियोग्राफी में आपको बता ही चुकी हूं। छत्तीसगढ़ का भूगोल आपको पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का इतिहास आपको पढ़ना है, छत्तीसगढ़ की जनजाति आपको पढ़ना है। अब शैक्षणिक मुद्दे मतलब करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है, और इसके साथ साथ सामाजिक अध्ययन क्या उदाहरण है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना रहेगा। ठीक, कंप्यूटर संबंधी में बहुत सारा है आपका टॉपिक, 10 नंबर का आ रहा है पर पढ़ना पड़ेगा आपको। सामान्य ज्ञान की बात कर ले तो सामान्य ज्ञान में आ जाएगा आपका राजनीतिक व्यवस्था, संविधान का वही सारा कुछ है आपका, भारत का अर्थव्यवस्था भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और छत्तीसगढ़ की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। चीजें क्या क्लियर, मतलब सीधा सा सीधा ये है कि इतना कुछ नहीं भी जानोगे तुम तो सिर्फ ये समझ लो कि जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं व्यापम के टाइम पर, पीएससी के टाइम पर, है ना, वो सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कोई एक सब्जेक्ट आप नहीं छोड़ सकते हो। एक्स्ट्रा में बल्कि इंक्लूड हो गया आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, कुछ मात्रा में आपका पेडागोजी वाला पोर्शन जो आपको पढ़ना। अब यहाँ पर से क्लियर कर दूं कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ये खुद मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, तो अब बहुत मजा आने वाला है इसको पढ़ने के बाद में। हिंदी और गणित, इंग्लिश और गणित की बात कर लेते हैं, हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश आपके राजपूत सर आपको पढ़ाने वाले हैं, मैं खुद पढ़ाऊंगी, दोनों मिल करके पढ़ाएंगे, कुछ टॉपिक्स वो पढ़ाएंगे, कुछ टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, गणित और विज्ञान ये आपके अंचल सर आपको पढ़ाने वाले, बहुत ही बेहतरीन टीचर है, एक बार पढ़ के देखिए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर आपके पढ़ाने वाले हैं दुष्यंत सर, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आप वहां पर जाकर आप विजिट कीजिए। और साथ में आपका सामान्य ज्ञान तो मैं खुद लेने वाली हूँ, मतलब आप ये मान करके चलो कि यहाँ पर जितने सब्जेक्ट है बेहतरीन टीचर के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो खुद मैं आपको पढ़ाने वाली रहूंगी। और अब तक जब समय मिल जाए, बाकी सब्जेक्ट की क्लास तो यूट्यूब पर मैं दे ही देती हूँ, है ना, पर सारी क्लासेस आपको नहीं मिल सकती। तो इसके लिए एप्लीकेशन में हमारे कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है बेटा, आप जाइए, जाकर के विजिट कीजिए। जो बच्चे शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए तैयारी करना चाहते हैं और जो वर्ग 3 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आपके लिए कोर्सेज एप्लीकेशन में लॉन्च हो चुके हैं। तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर, तृप्ति ट्यूटोरियल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये सारी कोर्सेस मिल जाएंगी। कोई भी दिक्कत होता है तो ये मेरा नंबर है 8307 86 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए। अगर मान लीजिए कोई कोर्स आपको एप्लीकेशन में नहीं मिल रहा, हम लिंक शेयर कर देंगे, डायरेक्ट आप वहां पर से ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। आगे क्या समझ में, लेट लपेट करोगे तुम लोग समझ लो, पोस्ट काफी ज्यादा आ रहा है। और फिर से बता दूं कि 12th में जिन्होंने साइंस लिया वो भी इसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं वर्ग 3 के लिए, है ना, तो मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। अब देख लो यार आप लोगों
क्या करना है, अभी भी सोचना है, समझना है, समय अपना बर्बाद करना है, या हमारे साथ जुड़ करके आपको तैयारी करना है। दूसरी बात, सीटेट का जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं बेटा, उनके लिए भी एप्लीकेशन में कोर्स अवेलेबल है। तो सीटेट भी अगर आप कर रहे हैं तो हमसे जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। तत्काल प्रभाव से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और जाकर वहां पर से आप कोर्स परचेज कीजिए, ठीक है क्या। चलिए, इसी के साथ करूंगी क्लास को ऑफ। और कोई अगर दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, प्रॉपर हमारे साइड से आपको रिप्लाई मिलेगा। और ज्यादा इशू होता है तो नंबर तो दे ही दी हूं यार, व्हाट्सएप कीजिए, हमारे साइड से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक क्या। चलिए, इसी के साथ करूंगी मैं क्लास को ऑफ। मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, या फिर इवनिंग वाली क्लास में देख लेते हैं, जैसा भी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।